हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2। इसका पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देखिए। तो इसमें हमने वहाँ तक पढ़ा था आर्थिक नियोजन क्या होता है। अब इसमें हम आर्थिक नियोजन के उद्देश्य पढ़ेंगे कि आखिर भारत में आर्थिक नियोजन क्यों बनाया गया, उसके क्या क्या उद्देश्य थे। पहले एक बार मैं वापस से बता देती हूँ आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार कुछ नई नई योजनाएं बनाती है, उन्हीं को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। इसमें दो तरीके के उद्देश्य बनाए जा सकते हैं, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। ठीक है, तो जो अल्पकालीन उद्देश्य थे जो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना, जिन्हें पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में सबसे पहला आता है आर्थिक विकास। कि आर्थिक नियोजन क्यों किया गया था, ताकि देश का जो आर्थिक विकास हो वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल गतिहीन बन चुकी थी, देश में विकास होना बंद हो गया था। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है पूर्ण रोज़गार का स्तर स्थापित करना। पूर्ण रोज़गार का स्तर का मतलब होता है कि देश में जितने भी ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या मिल जाना, रोज़गार मिल जाना। तो पूर्ण रोज़गार का स्तर स्थापित करना इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा इसका उद्देश्य था समानता, कि देश में क्या हो, जो भी संसाधनों का विभाजन हो वो समानता को प्रोत्साहित करता हो। ठीक है, कि यानी कि कहीं पे भी असमानता ना रहे, सभी के साथ क्या रहे, समानता रहे। चौथा इसका जो पॉइंट है वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता अब कैसे, क्योंकि पहले क्या हो गया था, उन्होंने भारत जो था उसको, उसमें इन्होंने बाहर की जो वस्तुएं थी वो यहाँ पर आयात की जाती थी, यानी कि बाहर की चीज़ें हमारे देश में यूज़ की जाती थी। तो इसका एक मकसद ये भी था कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना, कि हम अपने ही देश में अपने आप ही उत्पादन करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसका जो 5th पॉइंट है वो है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब क्या है कि हम अपने देश में क्या करेंगे, नई नई टेक्निक्स के थ्रू अपना विकास करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो यही इसके 5 पॉइंट्स थे कि आर्थिक नियोजन का क्या क्या उद्देश्य था, हमारे देश में जो आर्थिक नियोजन किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भारतीय कृषि की महत्वपूर्णता, कि अब आखिर जो भारतीय कृषि है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है इतनी हमारे देश में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जीडीपी में योगदान। देखिए, जो कृषि है वो क्या करती है, उसमें क्योंकि बहुत जो एक बड़ा हमारी आबादी है वो देखी जाए तो कृषि क्षेत्र में भी लगी हुई होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कृषि से जितना भी उत्पादन होता है वो जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। उससे हमारे देश की जो राष्ट्र आय है उसमें एक बड़ा भाग हमारा कृषि क्षेत्र का भी होता है। इसीलिए जो कृषि क्षेत्र है इसका बढ़ना और इस पे वृद्धि करना हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जीडीपी में एक बड़ा योगदान कृषि का होता है। सेकंड पॉइंट इसका है खाद्य पदार्थों की पूर्ति। देखिए, कृषि में बहुत अलग अलग तरीके की कृषि होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो खाने के होते हैं, जैसे कि हमारे फल हो गई, सब्जियां हो गई। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों की जो पूर्ति का स्रोत है वो एक बड़ा अमाउंट हमारा कृषि से ही आता है। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट इसका बनता है कि खाद्य पदार्थों की पूर्ति भी हमें कृषि से ही होती है, इसलिए वो हमारे लिए ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है इसका रोज़गार के स्रोत, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ करता था, लोग इतने शिक्षित नहीं थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कृषि क्षेत्र में ही काम किया करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें क्या होते थे, रोज़गार के बहुत ज़्यादा स्रोत होते थे। और 2013 में देखा जाए तो 47% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे। फोर्थ पॉइंट है इसका कच्चे माल की पूर्ति। अब अगर हम देखें तो कृषि से हमें बहुत सारे कच्चे माल भी प्राप्त होते हैं, जिससे हम आगे और नई नई वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो जो कच्चे माल का स्रोत है वो भी हमारी कृषि क्षेत्र ही है। 5th पॉइंट इसका है निर्यात में भागीदारी। अगर हम देखें तो हमारी कृषि क्षेत्र से, जैसे हमारा हो गया चाय, कॉफ़ी, मसाले,
काजू, ये सब क्या हैं, ये सब बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं। तो निर्यात तक का अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा भाग जो है वो हमें कृषि से ही मिलता है, इसीलिए कृषि इतनी इम्पॉर्टेंट है। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए बाज़ार। कि अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए बाज़ार क्या है, एक तरीके से ये कृषि क्षेत्र ही माना जाता है। जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, चीनी हो गई, तेल हो गया, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमें कृषि से मिलती हैं। और ये इन सब चीज़ों का उपयोग होता है आगे कोई नई वस्तु के उत्पादन के लिए। तो इसी तरीके से ये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए क्या बन गया था, एक तरीके का बाज़ार, जहाँ से वो ये सब चीज़ें खरीदते थे और आगे अपने जो भी वो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनका उत्पादन किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय कृषि की समस्या। कि अब आखिर देखते हैं कि भारतीय कृषि में क्या क्या दिक्कतें हैं जिन्हें सुधारना चाहिए ताकि हमारी जो कृषि है उसमें वृद्धि की जा सके। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंचाई सुविधा का अभाव। कि उस टाइम पर अगर हम देखते हैं तो उस टाइम पे सिंचाई के इतने अच्छे साधन नहीं हुआ करते थे। कृषि में अगर हम देखें तो उस टाइम पर जो कृषि क्षेत्र हुआ करता था उसमें सिंचाई का सिर्फ एकमात्र साधन हमारे पास हुआ करता था और वो होता था बारिश का पानी। ठीक है, तो बरसात जब होगी तब सिंचाई हो जाएगी और बरसात अगर नहीं हुई तो खेत ऐसे ही सूखे रह जाएंगे। तो सिंचाई का एक साधन ना होना ये एक सबसे बड़ी कमी है हमारी भारतीय कृषि की, उसमें हमें कुछ सुधार करना था। सेकंड हमारा पॉइंट है इसमें वित्त का अभाव। वित्त का अभाव का मतलब क्या है कि किसानों के पास पैसे ही नहीं हुआ करते थे कि वो अपने खेतों में उन्हें इन्वेस्ट करके अपना खेत जो है उसको अच्छे से चला पाए। उनके पास क्या हुआ करता था, पहले के ही वो कर्ज़ में दबे रहते थे। ठीक है, और वो ज़मींदारों से पैसे लिया करते थे तो उसी में वो लगे रहते थे और उनका जो कर्ज़ा था वो बढ़ता रहता था। थर्ड पॉइंट है इसका छोटी और बिखरी ज़मीनें। कि अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में जो बहुत बड़े जो हिस्सा है किसानों का, उनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं जिस वजह से वो उन पे अच्छी तरीके से खेती नहीं कर पाते। वहीं पे अगर सबके पास बड़ी ज़मीन होगी तो वो उस पर अच्छे से खेती कर पाएंगे। तो एक बिखरी ज़मीनें होना या छोटी छोटी ज़मीनें होना किसानों के पास, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी भारतीय कृषि की। इसका फोर्थ पॉइंट है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि जो किसान हुआ करते थे उनकी वही पुरानी मान्यताएं थी कि हम पुराने तरीके से ही खेती करेंगे। ठीक है, वो नई जो तरीके थे वो उनको नहीं जानते थे। ठीक है, उनके पुराने ही अपने विचार थे, वो उसी तरीके से खेती करना चाहते थे। तो उनकी उस सोच को बदलना, नई नई टेक्निक्स उन्हें सिखाना, कैसे कृषि में बढ़ोतरी की जा सकती है, ये भी एक सबसे बड़ा टास्क हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान का अभाव। उस टाइम पे जो कृषि हुआ करते थे उनको ज्ञान इतना नहीं था कि उन्हें कैसे कैसे अपनी खेती को वो बढ़ा सकते हैं, अपनी उपज को वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की भी कमी थी और उनके पास संसाधन भी उतने नहीं थे और जो संसाधन थे उनका उन्हें अच्छे से उपयोग नहीं करना आता था। तो एक ये भी सबसे बड़ी समस्या थी कि उन्हें कोई सिखाने वाला हो ऐसा कि कैसे कैसे उन्हें अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे वो नए नए उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय कृषि में क्या क्या सुधार किए गए। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो आता है हमारे कुछ भूमि सुधार किए गए थे, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थ क्या होते हैं, जैसे ये ज़मींदार हो गए, जागीरदार हो गए, इन लोगों को बोला जाता है मध्यस्थ। तो सरकार का सबसे पहला काम क्या था कि इन ज़मींदारों का उन्मूलन कर देना, इन्हें बीच से हटा देना और सरकार सीधा अपना और जो कृषि किसान था उसका संपर्क बनाना चाहती थी, इसलिए जो बीच में जो ज़मींदार थे उनको समाप्त कर दिया गया। सेकंड पॉइंट है इसका भूमि की उच्चतम सीमा। कि भूमि की एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई कि हर किसान के पास इतनी ही ज़मीन होगी, अगर किसी के पास उससे अधिक होती थी तो वो उससे ले ली जाती थी। नेक्स्ट आता है हमारा चकबंदी। देखिए, चकबंदी का मतलब होता है कि जो बिखरी हुई भूमि होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि भूमि कैसी थी, बिखरी हुई भूमि थी। तो जो बिखरी हुई भूमि, छोटी छोटी भूमि होती है, उनको इकट्ठा करके क्या किया जाता है, एक बड़ा कृषि क्षेत्र
को बनाया जाता है, क्योंकि हर मतलब थोड़ी थोड़ी सी जगह पर हर किसान के पास थोड़ी थोड़ी सी जगह हुआ करती थी। तो उन सभी किसानों को इकट्ठा करके एक वर्ग में लेके एक बड़ी भूमि का निर्माण करके उस पे खेती करना चकबंदी कहलाया गया। नेक्स्ट आता है हमारा सहकारी खेती। सहकारी खेती का मतलब क्या है कि ऐसे किसान जिनके पास पूरे संसाधन नहीं है, वो क्या करा करते थे कि एक ही खेत हुआ करता था और वो उस पर क्या किया करते थे, काम किया करते थे, खेती किया करते थे। लास्ट पॉइंट है इसका लगान का नियमन। मतलब लगान को क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। जो कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लिया जाता था, उसको बिल्कुल कम कर दिया गया था ताकि किसानों को उसे भरने में थोड़ी सी आसानी हो। अब देखिए कृषि में कुछ सामान्य सुधार भी हुए थे। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कि क्या किया गया था। जैसे पहले जो भी सिंचाई का साधन था वो एकमात्र बारिश था, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा विस्तार किया गया, सिंचाई के और साधन उपलब्ध करवाए गए। दूसरा था साख का प्रावधान, कि किसानों को अपनी फसल बोने के लिए उसमें जो भी उपकरण इस्तेमाल हुआ करते थे उसके लिए उन्हें साख चाहिए था। साख का मतलब क्या होता है, पैसा, कर्ज देने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रावधान बनाए गए कि उन्हें किसानों को आसानी से कम ब्याजों पर ऋण मिल जाए, उधार मिल जाए। थर्ड है कीमत समर्थन नीति। कीमत समर्थन नीति का मतलब क्या होता है, एक ऐसी नीति बनाना कि जिसमें किसानों को अगर उनकी फसल कहीं नहीं बिक रही है तो सरकार उन्हें एक रेट देती है कि वो उस रेट पे उनका सामान जो है, जो भी जिस भी फसल का वो उत्पादन कर रहे हैं वो सरकार खरीद लेगी, या फिर बाज़ार में इस कीमत तक किसानों की फसल बिकनी चाहिए, वो कीमत समर्थन होता है। लास्ट पॉइंट है इसका नियमित बाज़ार एवं सहकारी समितियाँ, कि किसानों को बाज़ार उपलब्ध करवाना जहाँ पे वो अपना सामान जो भी उनका उत्पादन हुआ है उसको बेच पाए। तो बस यही था इसमें हमारा कृषि क्षेत्र के बारे में जो पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या कमियां थी, क्या क्या सुधार किए गए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।